अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाज़रीन बखैर व आफियत होंगे। साथियों, फिर से मैं आपके बीच दरक्षा उर्दू के 5वां चैप्टर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इस 5वें चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ये एक ऐसी कहानी को पढ़ेंगे जिस कहानी को सुनने के बाद मजा आ जाएगा। एक बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट और दिलचस्प कहानी लेकर के आ गया हूँ, जिसका बोल है, जिसका टाइटल है आशियाना। आशियाना घर, रहाइशगाह, आरामगाह, आराम की जगह, चैन सुकून हासिल करने की जगह। आशियाना ये भी एक अफसाना है, ये एक अफसाना है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, बिना किसी देर किए हुए हम आते हैं इस आशियाना चैप्टर के जो किरदार है उस किरदार को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस आशियाना चैप्टर के एक किरदार है बरकत अली सिद्दीकी, दूसरे किरदार है जरीना, तीसरा किरदार है सिराज, चौथा किरदार है इरफाना, पांचवा है अदनान, छठा है फरहान, और इन दोनों के बीच के एक और किरदार है जिसका नाम है रुकैया। बरकत अली सिद्दीकी और जरीना की एक बेटी है जिसका नाम है रुकैया। इसकी शादी होगी, ससुराल है। बरकत अली सिद्दीकी, इन दोनों के बेटा का नाम है सिराज और सिराज की बीवी का नाम है इरफाना। सिराज और इरफाना के दो बेटे अदनान और फरहान, ये चारों एक फैमिली। बरकत की बेटी रुकैया है जिसकी शादी हो गई, जरीना है, बरकत की बीवी है। इन दोनों कहानी में बड़ा मुश्किल होता है बताना कि मेन किरदार कौन है। तो अलग अलग किताब में अलग अलग जेहत से समझ में बात आती है। कहीं पे देखने को मिलता है कि मरकजी किरदार बरकत अली है, कहीं पे देखने को मिलता है कि मरकजी किरदार जरीना है। लेकिन जो अपनी मैं कोशिश करके परखने की कोशिश किया हूं, तो बरकत अली भले ही इस पूरे परिवार का मुखिया है, यह अपनी तहकीक है। इस पूरे परिवार का बरकत अली क्या है? एक मुखिया है, मुखिया जरूर है, लेकिन इस पूरी कहानी का जो मरकजी किरदार है वो है जरीना। साथियों, मरकजी किरदार कौन है? यह है जरीना। मरकजी किरदार जरीना है, इसलिए कि इस पूरी कहानी को, आशियाना पूरी कहानी आधारित करती है इसके ऊपर। ये जरीना ही सबको सब कुछ बताती है, जिससे पता लगता है कि इस कहानी के जो मरकजी किरदार यानी कि मेन किरदार है वो है जरीना। सबका पोस्टमार्टम बहुत जल्द होगा। आइए पहले हम देख लेते हैं इस आशियाना चैप्टर के जो राइटर है, उस राइटर का नाम है निगार अजीम। राइटर का नाम है निगार अजीम। ये एक खातून राइटर है, ये एक खातून राइटर है जिनका असल नाम मलके महर निगार है, जिनका असल नाम मलके महर निगार है। साथियों, इनका असल नाम मलके महर निगार है। अगर हम बात करें निगार अजीम की जानकारी की कि इनकी पढ़ाई कहां तक हुई थी, तो इनकी पढ़ाई जो टोटल हुई थी वो पीएचडी तक हुई थी। पीएचडी तक की डिग्री मलके महर निगार ने हासिल किया था। और मलके महर निगार ने उर्दू में भी एमए किया था, और उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग, इसमें भी इन्होंने एमए किया था। पहले निगार अजीम ने उर्दू में एमए किया, एमए बोले तो पीजी, उर्दू में बोले तो फाजिल, और साथ ही ड्राइंग और पेंटिंग में भी इन्होंने
एमए किया, यानी डबल एमए इन्होंने किया है। निगार अजीम डबल एमए है और साथ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इन्होंने पीएचडी तक की डिग्री हासिल की है। इनकी काबिलियत और भी आप आगे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अफसाना निगारी, तनकीद निगारी, अफसाना निगारी भी इन्होंने किया है, तनकीद निगारी भी किया है और इन्होंने हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन का जायजा भी पेश किया है। निगार अजीम ने हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन का, हरचरण सिंह के अंदर जो फन था उस फन का भी जायजा पेश किया है कि हरचरण सिंह क्या थे। और आगे देख लीजिए बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी। बहादुर शाह जफर ये एक बहुत जबरदस्त शायर गुजरे हैं और गालिबन हिंदुस्तान के बादशाहों में से एक बादशाह भी गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर की जो शायरी थी उन शायरी पे निगार अजीम ने तनकीदी जायजा पेश किया, इसका तनकीदी जायजा भी पेश किया है। और इनकी तनकीद की किताब जो बहादुर शाह जफर के उर्दू शायरी पे जो तनकीदी किताब लिखा था वो किताब भी प्रकाशित हो गई थी, लेकिन आपके निसाब में उस किताब का क्या नाम था ये कहीं पे आपके निसाब में बताया नहीं गया है। तो हमें जानना फकत इतना है कि हरचरण सिंह के शख्सियत और उनके फन का भी जायजा पेश किया और साथ ही बहादुर शाह जफर की जो शायरी थी उस शायरी का भी तनकीदी जायजा इन्होंने पेश किया। अगर हम बात करें इनके अफसाना निगारी की तो अफसाना निगारी में जो इनका सबसे पहला अफसाना था उस अफसाना का नाम था अक्स। पहला अफसाना निगार अजीम का जो पहला अफसाना यानी अफसानवी मजमुआ है वो है अक्स, जो 1990 में शाये हुआ, 1990 में प्रकाशित हुआ। और दूसरा इनका अफसानवी मजमुआ है गहन, जो 1999 में प्रकाशित हुआ, जो 1999 में प्रकाशित हुआ। अगर हम बात करें तो निगार अजीम ने एक सफरनामा भी लिखा था जिस सफरनामा का नाम था गर्दे आवारगी। सफरनामा का नाम था गर्दे आवारगी। तो साथियों निगार अजीम के ताल्लुक से आपके दरख्शा बुक में इतनी जानकारी दी गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम जो 26 में आ रहे हैं उसके लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप कवर करके रखेंगे। आइए हम उस कहानी की तरफ देखते हैं। बरकत अली सिद्दीकी एक पढ़ा लिखा और बहुत ही एजुकेटेड आदमी था। बरकत अली सिद्दीकी अपनी फैमिली में खुद भी पढ़े लिखे थे और अपने बाल बच्चों की भी बड़ी अच्छी तालीम दी थी। यही वजह था कि बरकत अली सिद्दीकी पढ़ लिखकर खुद एक जॉब में थे और उसके बाद इन्होंने अपने बेटा सिराज को पढ़ाया। तो इनके बेटे ने भी पढ़ाई की और पढ़ाई करके बड़ी अच्छी और बहुत अहम इनको जॉब मिला सिराज को। बरकत अली सिद्दीकी ने अपनी बेटी रुकैया की शादी कर दी। वो ससुराल अपने शौहर के साथ रहने लगी। माँ बाप के साथ बेटी का साथ कितना होता है, जब तक शादी न होती है तब तक वो अपने माँ बाप के अधीन में रहती है, लेकिन जैसे ही शादी होती है वो अपने शौहर के अधीन में हो जाती है। तो ये अपने ससुराल के हो करके रह गई। बरकत अली सिद्दीकी ने सिराज को बड़ी अच्छे से मेहनत से पढ़ाया था, बड़ी अच्छी पढ़ाई की थी। सिराज को एक जॉब लग गया था बेंगलोर में। तो सिराज अपनी बीवी इरफाना और अपने दोनों बच्चे अदनान और फरहान को लेकर के ये सेटल हो गए बेंगलोर में। बेंगलोर में एक फ्लैट इन्होंने खरीदा था जो 7वें फ्लोर था। 6 फ्लोर के बाद 7वां फ्लोर सिराज ने लिया था। सिराज की जिंदगी भी अच्छी गुजर रही थी बेंगलोर में और सिराज की माँ और सिराज के अब्बू यानी माँ बाप भी अपने गांव पे हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। सिराज को एक मर्तबा लगा कि अब्बू अम्मी घर पे अकेले रहते हैं
क्या ही अच्छा होता कि उन लोगों को अपने पास बुला लेते, हम पूरी फैमिली अच्छे से रहते, मिलजुल करके रहते। तो ऐसा हुआ तो सिराज ने बरकत और जरीना यानी अपने मां और बाप को अपने पास बुला लिया। अपने पास बुलाया, बुला लेने के बाद जिंदगी गुजरती रही। शुरू में बहुत अच्छे दोनों को लगे, माँ बाप दोनों को अपने बेटे के घर बहुत अच्छा लगा। लेकिन इन दोनों का मन उस वक्त उब गया कि इन दोनों के जिम्मे कोई काम ही नहीं था, सिर्फ आराम ही आराम था। खाना है, पीना है, सोना है और टहलना है, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी इनके ऊपर थी ही नहीं। और दूसरी बात यह थी कि जरीना हमेशा से यानी सिराज की अम्मी हमेशा से कामकाज करने वाली औरत थी, कभी आराम करने वाली औरत नहीं थी। ये बराबर काम करने को सोचती थी, लेकिन बेटे और बहू के रहते हुए जरीना को कुछ काम करने नहीं दिया जाता। दूसरी बात यह है कि बरकत खुद एक जॉब करने वाला आदमी था, मेहनती आदमी था। बरकत को भी इतनी आराम यहां मिल गई कि बरकत भी उबने लगा। अब ये दोनों के दोनों 2 साल अपने बेटे और बहू के घर रहे तो जरूर, लेकिन 2 साल में ही इन दोनों का मन उब गया। वजह यह है कि इन दोनों की वहां कुछ चलती नहीं थी। जो भी करना धरना था वो सिराज और इरफाना को करना धरना था। इन दोनों को सिर्फ आराम करना था, लेकिन इन दोनों को ऐसा लगता था कि घर की जिम्मेदारी मेरी हो जानी चाहिए, घर की जिम्मेदारी हमारी होती, हम अपनी मर्जी से इसको चलाए। तो ये चीजें इन दोनों को वहां देखने को नहीं मिली। बरकत अली सिद्दीकी दिल ही दिल में आराम करते करते ऊब सा गया और दिल ही दिल में परेशान था। जरीना भी परेशान थी। एक मर्तबा बरकत अली अपनी बीवी जरीना के ऊपर बोल ही पड़ा कि कब तक हम दूसरे के घर में रहेंगे, आराम करते करते थक गया हूं मैं यहां से। जरीना ऐसा करो, चलो हम अपने उस आशियाना में चलते हैं, जिस आशियाना में हम अपना हाथ होगा, अपनी रोटी होगी, तुम पकाओगी, हम खाएंगे, अपनी शाम की महफिल होगी, अपने आस पड़ोसी होंगे, वहां पे खुल करके जिंदगी गुजारेंगे। तो बरकत अली सिद्दीकी ने जैसे ही ये कहा तो जरीना भी चूंकि उब चुकी थी, जरीना ने भी हाँ भर दी और दोनों तैयार हुए और अपने आशियाना को दोबारा फिर से आबाद करने चले आए। तो साथियों, ये है हमारा आशियाना चैप्टर, जिसकी पूरी कहानी आपके बीच रखी गई। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको समझ में आती है। ये सीधी सी बात है भाई, अपना आशियाना, जिस आशियाना को हम अपने हाथों से मोहब्बत और प्यार, मोहब्बत की मिट्टी और प्यार के पानी से गोद करके जब हम उसको तैयार करते हैं तो वहां पे हमारी हुकूमत होती है। न तो हम उसे अपने से बर्बाद कर सकते हैं और न तो किसी को हम बर्बाद करने दे सकते हैं। तो अपना आशियाना अपना होता है, पराया पराया ही होता है। तो इन दोनों को वही लौट करके आना पड़ा जो अपने हाथ से जिस आशियाना को तामीर किया था, फिर दोबारा से उसी आशियाना को आबाद करने अपने गांव पहुंच गए। तो साथियों, यहां पे आपका चैप्टर मुकम्मल होता है। आइए हम जरा देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चनों आंसर को भी देखते चलते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात, आपके सवाल टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मुख्तसर तरीन सवालात, दूसरा होता है मुख्तसर सवालात, तीसरा होता है तवील सवालात। 3 तरह का होता है। मुख्तसर तरीन का मतलब वेरी शॉर्ट, जगह भी नहीं मिल रही है। मुख्तसर तरीन मतलब वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट, मुख्तसर तरीन, शॉर्ट आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और तवील बोले तो
लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। तो वेरी शॉर्ट, मुख्तसर तरीन यानी वेरी शॉर्ट। देख लेते हैं निगार अजीम का असल नाम क्या है। तो निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार है। निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया। तो निगार अजीम ने उर्दू और ड्राइंग, उर्दू ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। तीसरा सवाल है कि निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम अक्स है साथियों, पहले अफसाने का नाम अक्स है। निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ। तो निगार अजीम का दूसरा अफसाना जिसका नाम गहन है वो 1999 में शाये हुआ। पांचवा सवाल है कि निगार अजीम के सफरनामा का नाम। तो निगार अजीम के सफरनामा का नाम गर्दे आवारगी है। मुख्तसर सवालात, पहला सवाल है सही और, इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिटाता हूं, जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं। सवाल है साथियों सही और इन दोनों के फर्क को बताना है। तो सही का मतलब गनीमत होता है, गनीमत। सही का मतलब दुरुस्त यानी के ठीक। ये सही का मतलब, जैसे कि आपने एक गाना सुना होगा, तू नहीं तो तेरी याद सही, यादों के सहारे जी लेंगे। तू नहीं तो तेरी याद सही, तू न मिली तो कम से कम इतना तो हो कि तेरी याद मिल जाए। तो सही, ये सीन से सही, तू नहीं तो तेरी याद सही। और सही मतलब दुरुस्त, गलत के मुकाबले में सही, जो गलत के मुकाबले में बोला जाता है सही। तो साद से सही का मतलब दुरुस्त यानी जो गलत के मुकाबले में हो, और सीन से सही का मतलब गनीमत हो भी, ये नहीं तो वो सही, ये नहीं तो वो सही। तो ये मतलब होता है। दूसरा सवाल है कि निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखे। निगार अजीम जिनका असल नाम मलका महर निगार है। निगार अजीम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया था। निगार अजीम ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। निगार अजीम ने बहुत सारे अफसाने लिखे। पहले अफसाना का नाम अक्स है जो 1990 में प्रकाशित हुआ था। दूसरे अफसाना का नाम गहन है जो 1999 में शाये हुआ था। इन्होंने एक सफरनामा भी लिखा था जिसका नाम गर्दे आवारगी था। तो गोया कि ये पूरे चीज को लिख दिया जाएगा तो आपका ये दूसरा मुख्तसर का दूसरा आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि सनफे अफसाना पर 5 जुमले लिखे। सनफे अफसाना, सनफे अफसाना पे 5 जुमले लिखे। तो इसका मतलब यह है कि सनफे अफसाना, अफसाना क्या चीज है। अफसाना वो नसरी कहानी है जो एक बैठक में सुनाई जा सके। एक ऐसी छोटी कहानी होती है जिसको एक बैठक में इंसान पढ़ करके सुना दे। ऐसी कहानी कि जिस कहानी को सुनने के बाद अगर बीच में उसे छोड़ा जाए तो फिर इंसान का दिल परेशान हो जाए, बेचैन हो, बेकरार हो जाए जब तक वो कहानी खत्म न कर दी जाए। ऐसी छोटी कहानी कि जो डायरेक्ट इंसान के दिल पे असर करती है, दिल को मुतासिर करती है, वैसी कहानी को हम अफसाना कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब तवील सवालात है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है जिसको 2 पेज या 2.5 पेज में लिखना रहता है। लिख रहा पहला सवाल कि सिराज की वालिदा अपने बेटे के घर उकताहट क्यों महसूस करने लगी थी। तो सिराज की वालिदा अपने बेटे के घर पे उकताहट इसलिए महसूस करने लगी थी कि सिराज के घर पे इनकी वालिदा को इनके अपने मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने को मयस्सर नहीं हो रहा था। वो किसी भी काम को हाथ लगाती उसे रोक दिया जाता था, कोई जिम्मेदारी निभाने नहीं दिया जाता था।
इनको अपनी मर्जी के मुताबिक उस घर में रहने नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से इनकी वालिदा वहां ऊब सी गई और वहां परेशान होने लगी अपने तौर पे जिंदगी गुजारने के लिए, जिसकी वजह से वहां उकताहट वो महसूस करती थी और वो उकताहट महसूस करने लगी। दूसरा सवाल है कि ज़ेरे निसाब अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार पर रोशनी डालिए। तो इस अफसाना के जो मरकजी किरदार है मेरे अपने समझ से वो है जरीना, और इस जरीना ने इस आशियाना चैप्टर में जो बातें इनके ताल्लुक से देखने को मिल रही है कि ये बहुत ही दीनदार औरत है, ये बहुत ही पाक साफ औरत थी और बहुत ही उसूल की पक्की औरत थी, मेहनती औरत थी, मेहनत करना जानती थी, मेहनत करके अपने बाल बच्चों की सही परवरिश करने वाली थी, जिसका ये नतीजा देखने को मिलता है कि सिराज बेंगलोर में सेटल हो गया और इनकी बेटी की भी बहुत अच्छे से शादी हो गई और जिंदगी में कोई किसी तरह का कोई गम नहीं रहा, कोई तरह की परेशानी नहीं रही। उसका असल कारण जरीना है, असल वजह जरीना है, इसलिए कि जरीना ने उनकी तरबियत बहुत अच्छी की थी। ये सब बातें लिखना है। तीसरा सवाल है कि अफसाने के इर्तका का जायजा लीजिए। अफसाना पहले कुछ लोगों ने आपस में कहना शुरू किया, पहले छोटे छोटे अफसाने कहे गए, छोटी छोटी कहानी सुनाई गई, कहानी सुनते सुनते लोगों के दिल बदलने लगे, लोगों को अच्छा लगने लगा, तो अच्छा लगने लगा, तो जिसकी वजह से कहाना धीरे 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 ऊंचाई तक पहुंचता चला गया। बहुत सारे राइटर आ गए सामने, तो सारे लोग लिखना शुरू किए। जब लोगों की दिलचस्पी बढ़ी तो लिखने वालों की भी दिलचस्पी बढ़ी, तो उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके समाज के अंदर होने वाली कमी को और अपने अफसाने में ला करके दिखाया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये अफसाना भी धीरे धीरे ऊंचाई तक पहुंचने लगा। ये सारी बातें आपको लिखनी है। चौथा सवाल है कि निगार अजीम की अफसानवी खुसूसियात बयान कीजिए। निगार अजीम की अफसानवी खुसूसियात अक्स है, जिसको पढ़ने के बाद आपके सामने आशियाना है, इस कहानी को आपने सुना है, आपको कितना अच्छा लगा, किस अच्छे पैराए में बिल्कुल सादा, जब आप किताब पढ़ेंगे इस दरक्षा उर्दू के इस अफसाना की पूरी कहानी को आप पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि निगार अजीम ने कितने सादे और सिंपल अंदाज में इस अफसाना को लिखा है, जिसको हर उर्दू पढ़ने वाला पढ़ करके आसानी के साथ समझ सकता है। कोई लॉजिक नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई पेचो खम नहीं, बिल्कुल सादे और सलीस उर्दू में लिखा है, जो हर आम उर्दू पढ़ने वाला भी उसको पढ़ करके आसानी के साथ समझ सकता है। साथियों, एक सवाल, चौथे सवाल में एक सवाल और है कि मुंदरजा झेल अल्फाज की जमा बनाइए। मुंदरजा झेल अल्फाज की जमा बनाइए, जो आपकी किताब में दिए हुआ है। देखिए जमा बनाते हैं, एक तरफ वाहिद लिखेंगे, एक तरफ जमा लिखेंगे। साथियों देखिए, पहले आप नक्शा देख लें। वाहिद जमा, देख लेते हैं। जिद, खिदमत, मौका, मसला, मंजिल। देखें, ये वाहिद है, ये घर बना हुआ है इधर वाहिद का। जिद वाहिद लफ्ज है, जमा लफ्ज क्या होगा? अजदाद, जिद का अजदाद। खिदमत लफ्ज है, इसका जमा लफ्ज क्या होगा? खिदमात, खिदमात। मौका है, इसका जमा लफ्ज क्या होगा? मवाके, मवाके। मसला है, इसकी जमा क्या होगी? मसाइल, मसाइल। मंजिल है, इसकी जमा क्या होगी? मनाजिल, मनाजिल। साथियों, ये आपका चौथा
सवाल था। यहीं पे आपका सारा क्वेश्चन आंसर मुकम्मल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये अफसाना भी आपको समझ में आया। तो साथियों, हमने अपने सिलेबस से हम्द को मुकम्मल कर लिया और लगे हाथ दरक्षा उर्दू में जो 4 अफसाने लिखे गए थे उन चारों अफसाने को हमने मुकम्मल कर लिया है। पहला अफसाना हमने पढ़ा था सुहेल अजीमाबादी का भाभी जान। दूसरा अफसाना हमने पढ़ा था फरार, जिसका लेखक था सैयद मोहम्मद मोहसिन। तीसरा अफसाना हमने पढ़ा कटी हुई शाख, तीसरा अफसाना हमने पढ़ा था कटी हुई शाख, जिसके राइटर कौन थे? तो जिसके राइटर है अभी बता देता हूं, कमर जहां। जिसके राइटर कौन है? कमर जहां। और चौथा अफसाना हमने आज पढ़ा आशियाना, जिसका राइटर है निगार अजीम। तो एक हम और 4 अफसाने, टोटल मिलाकर के 5 चैप्टर आज हमारा ये मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें कब से लेकर के अब तक 5 वीडियो की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जो लोग उन 5 वीडियो को नहीं देखे हैं वो जा करके अलेमी एकेडमी 92 इस चैनल पे ढूंढ करके इस चैनल से वो 5 वीडियो देख ले। बात समझ में नहीं आए तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। किसी भी तरीके की आपको मदद चाहिए या सहायता चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब अलीमी एकेडमी 92 चैनल आपको प्रोवाइड करेगा और हर तरीके से आपका ख्याल रखेगा। आज के वीडियो में बस इतने ही, इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।